हाय एंड वेलकम टू दी एनएलपी कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अपने इस कोर्स को रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक हमारे एनएलपी के अंदर इस वक्त बाकी हैं। जिस तरह से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इसी तरह से चैटबॉट की प्रैक्टिस और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर जाकर मुझे सर्च कर सकते हो और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त हम NLP पर काम कर रहे हैं जिसमें 32 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आओगे तो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंट कवर्ड कर चुके हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड। और हमने डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के हवाले से डिस्कशन की थी। अब हम मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं, दूसरे टाइप के न्यूरल नेटवर्क की तरफ चल रहे हैं, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और उसके कितने काइंड्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विथ मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोड सेशन, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर फ्रीली अवेलेबल हैं। आप गूगल पे भी फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली है क्या। जितने टाइप्स के हमारे पास न्यूरल नेटवर्क हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, अगर उसके हवाले से आप तफसीलन जानना चाहते हैं तो ये डीप लर्निंग के अंदर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पर आओ और डीप लर्निंग का देखो जहाँ पे 61 वीडियोस मौजूद है, तो जब आप यहाँ पर आओगे तो डीप लर्निंग के हवाले से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क LSTM के हवाले से मैंने तफसीलन यहाँ पर बात की हुई है। तो यहाँ पर आके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आके आप तफसीलन इन हवाले से जान सकते हो। वीडियो नंबर 30 पे आप देख रहे हो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, 30, 31, 32 एंड 33, 34 के तमाम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क उसके काइंड पे मौजूद है। तो तफसीलन आपको यहाँ पर उस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज इसकी मिल सकती है। लेकिन फिर भी इस सेशन के अंदर क्योंकि मैं NLP पे लेके चल रहा हूँ तो ब्रीफ नॉलेज हम थ्योरेटिकली भी जानेंगे और उसके बाद टेक्स्ट जनरेशन के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विच मीन RNN इज़ अ जनरलाइजेशन of feed forward neural network that has an internal memory, यानी एक जनरलाइज फॉर्मेट है न्यूरल नेटवर्क का जिसके अंदर एक इंटरनल मेमोरी होता है। Recurrent neural network is recurrent in nature as it performs the same function for every input of data while the output of the current input depend on the past one computation, यानी इसके अंदर जो इनपुट होता है न्यूरॉन्स के लिए वो उसके प्रीवियस वाले का आउटपुट होता है और इसी तरह से ये चेन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। While the output of the current input depend on the past on completion, after proceeding the output, it is copied and sent back into the recurrent neural network or network. For making a decision, it considered the current input and the output that has learned from the previous input. तो वो जब आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहा होता है तो वो अपने प्रीवियस वाले को कंसीडर करता है कि जो लास्ट इनपुट आया है उसके बेस पर हमारा आउटपुट क्या बन रहा है। बिल्कुल इसकी प्रॉपर एग्जांपल उस वक्त हम सोच सकते हैं या समझ सकते हैं जो हमारे मेमोरी में या एक ह्यूमन माइंड के अंदर शॉर्ट टर्म का जो एक स्टेटस मौजूद है, शॉर्ट टर्म का बिहेवियर हमारे पास मौजूद होता है कि कुछ नॉलेज को हम सिर्फ ख़ास एक दौरानिए तक याद रख पाते हैं और उसके बाद हम उससे भूल जाते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिस लेवल तक वो हमें याद होता है। तो उसी चीज़ को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्चुअली इम्पोज करवाने की कोशिश की गई थी। Unlike feed-forward neural network, RNN can use their internal state memory to process sequences of the input. This make them applicable to take such an unsegmented connected handwriting recognition or speech recognition in other neural network. All the input are independent of each other, but in RNN all the inputs are related to each other. यानी दूसरे जो न्यूरल नेटवर्क हैं उनमें वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते इनपुट्स, लेकिन इसमें जो है वो तमाम इनपुट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में ही हमें ये बात पता चल गई कि प्रीवियस वाला जो आउटपुट है वो अगले आने वाले नोट के लिए इनपुट बन जाता है। इस चीज़ को मज़ीद विजुलाइज करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आएगी। तो इस वक्त इस स्लाइड के अंदर अगर आप बगौर देखें तो हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास इनपुट लेयर है, ये हमारा हिडन लेयर है और ये एट लास्ट हमारा आउटपुट लेयर है। लेकिन जो हमारा न्यूरल नेटवर्क रिकरेंट के बेस पर जब काम करता है तो वो क्या करता है, वो इस तमाम इनपुट को श्रिंक करता है एज लाइक दिस। ठीक है, तो इसने तमाम को यहाँ पर श्रिंक किया एज लाइक दिस और उसके बेस पर जितने भी हिडन नोड्स थे वो भी यहाँ पर श्रिंक हो गए। तो इसके जितने भी प्रोसेस हैं वो इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे
और इसी तरह से जितने भी आउटपुट नोड्स बन रहे थे वो श्रिंक होने के बाद यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म पर आ गए। वाज़ेह है कि इस एक नोड के पीछे बहुत सारे नोड्स इस वक्त हाइड हुए हैं। तो जब इस श्रिंक फॉर्मेट को आप अनफोल्ड करते हो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में दिखाने के लिए, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारा इनपुट नोड हो गया, ये हिडन हो गया और ये आउटपुट हो गया। और इस तरह से हिडन इनपुट एक लूपिंग फॉर्म को यूं करके रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये लूपिंग जो मैंने एरो बनाया ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली ये डिफरेंट लेयर्स पर बेस कर रहे हैं और वो तमाम लेयर्स इसके अंदर एक लूपिंग के फॉर्म पर मौजूद हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर t-1 या फिर इसी तरह से t लिखा जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंसेस ऑफ लेयर पर बेस करता है। तो यहाँ पर टाइम बड़ा मेजर होता है। यही वजह है कि हम इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को टेक्स्ट जनरेशन या सीक्वेंसेस ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली गूगल ट्रांसलेशन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। साउंड इफेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नेक्स्ट साउंड इफेक्ट क्या हो सकता है। इसी तरह से जो सेल्स रिपोर्ट होती हैं उसको एनालिसिस करने के लिए या उसमें प्रेडिक्शन लाने के लिए हम RNN का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास अनफोल्ड कोलैप्स फॉर्म पे डेटा मौजूद है, अगर मैं इसको अनफोल्ड करूं तो कुछ इसकी जो डायग्रामेटिक व्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा n नंबर तक, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स पर बेस करेगा। आई एम यूजिंग माउस, दैट्स वाई द विजुअलाइजेशन मे बी लुक नॉट गुड इनफ। तो इस तरह से ये लिंक हुए वो होंगे आपस में, और साथ ही साथ ये एरिया भी इनका लिंक होगा। और ये जो मैंने लिंक किया है यहाँ पर, ये एक्चुअली यही चीज़ को रिप्रेजेंट यहाँ पर इस स्लाइड पे बताया जा रहा था कि जो प्रीवियस वाला हमारा आउटपुट है वो दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, और उसी के ज़रिए से प्रीवियस आउटपुट पे उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन करने का मकसद है वो यही है कि तमाम जब अनफोल्ड किया गया RNN न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पर, तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर के साथ बेस हो गया और डिफरेंट लेयर्स पर ये बेस कर सकते हैं और ये लेयर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और इसका जो पहला फॉर्म था वो कुछ इस तरह से विजुअलाइज करके दिखाया जाता है, जिसमें तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ राउंडेड होती हैं। तो होपफुली आपको RNN का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये विजुअलाइजेशन और उसकी वर्किंग किस तरह से। मज़ीद अप्रोप्रिएट मैनर पे अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि x हमारे पास इनपुट है, y हमारा आउटपुट है, और ये h हमारा स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड वेट होगा जिसके ज़रिए से हमें आउटपुट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये कुछ अनफोल्ड मैथड है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि वेट है हमारा, h आउटपुट है जो कि t पर बेस कर रहा है, ठीक है। ये प्रीवियस टाइम है, ये नेक्स्ट टाइम है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये तमाम चीज़ों पर बेस कर रहा होगा। प्रीवियस वाला आउटपुट इसके नेक्स्ट के लिए इनपुट बनता जाएगा, और ये सीक्वेंसेस बेस पर एक नेक्स्ट थिंक, यहाँ पर मैं थिंक इसलिए कह रहा हूँ कि वो वर्ड भी हो सकता है, सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू भी हो सकती है, या सेल्स रिपोर्ट भी हो सकती है, या फिर ट्रांसलेशन रिपोर्ट भी हो सकती है कि ट्रांसलेट करके हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, वो सीक्वेंस या डेटा हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर विजुलाइज करके देगा, ठीक है। मज़ीद अप्रोप्रिएट मैनर पर हमें जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इसकी डेफिनेशन और काइंड हमें क्लियर होती चली जाएगी। अब RNN को रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट से हम कितनी जगहों पर और किस किस मैनर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो रिलेशनशिप ये है कि मैं एक ही चीज़ पर इसको इस्तेमाल करूँ और सीक्वेंस बेस पर हमें वो ट्रांसलेट करके या प्रेडिक्ट करके दे। इसी तरह से इसकी 4 बेसिक वेज हो सकते हैं या रिलेशनशिप हो सकती है। वन टू मैनी का मतलब ये है कि हमारे पास एक इनपुट है लेकिन उसके आउटपुट को प्रेडिक्ट करवाते वक्त, यानी जब मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैनी फॉर्म्स आ जाएं। जैसे इमेज पे देख रहे हो कि जो प्रोडक्शन आई ट्रांसलेशन पे इमेज को देखते हुए अगर मैंने एक इमेज इनपुट पर RNN को अप्लाई किया है तो उसने मुझे बताया कि ब्लैक एंड वाइट डॉग जंप ओवर बार, यानी डिफरेंट वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को उसने प्रेडिक्ट किया एक इमेज से। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, वन टू मैनी। इसी तरह से मैनी टू वन हो सकता है। मैनी टू वन से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे कॉर्पस ऑफ डेटा हैं या वन कॉर्पस ऑफ डेटा है, और उन कॉर्पस ऑफ डेटा को रीड करने के बाद एक पॉजिटिव या नेगेटिव वे पर हमें प्रेडिक्शन की जा रही है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं कि ये जो कमेंट है या ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है यूज़र की तरफ से वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो P और N से इसकी रिप्रेजेंटेशन करके यहाँ पर 86% एज लाइक एन एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। उसके बाद मैनी टू मैनी हो सकता है। मैनी टू मैनी का ट्रांसलेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिसमें बहुत सारे वर्ड को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारे वर्ड दूसरे बहुत सारे वर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, तो ये मैनी टू मैनी ट्रांसलेशन हो सकता है। और इसी तरह से मैनी टू मैनी ट्रांसलेशन वीडियोस के जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं
उन पे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये वीडियो में जितने स्नैप्स आ रहे हैं, जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उस बेस पर हमें RNN के ज़रिए से बताया जा रहा है कि इस स्नैप पर या इस फ्रेम पर क्या क्या चीज़ें किस किस जगह पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें टाइम बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि RNN का जो बेसिक इनपुट और आउटपुट है वो अपने प्रीवियस आउटपुट पर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम बेस कर रहा होता है, ठीक है। और यही चीज़ हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है उसके काइंड कौन कौन से हैं। तो दो बड़े हॉट काइंड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं RNN को यूज़ करते हुए, जिसको हम LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो GRU है। तो दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म शॉर्ट मेमोरी क्या है और वो किस तरह से वर्क करती है। So the given slide suggested about the long short-term memory, which mean LSTM network, was first introduced in 1997 by Sepp Hochreiter, and he's supervisor for the PhD thesis. LSTM is a special kind of the RNN, capable of learning long-term dependencies, remembering information for the long period of time as its default behavior. Long short-term memory network is the most popular solution of vanishing gradient problem. तो जो vanishing gradient problem थी उसको solve करने के लिए long term memory जो है वो काफ़ी vital किरदार अदा किया, और इसका मकसद ही यही है कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरी की वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज पर बेस पर इस्तेमाल कर सकती है, सेव कर सकती है, जिसके ज़रिए से हम नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाकर किसी न्यू चीज़ को प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं RNN की, ठीक है, अभी हम LSTM की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक RNN की बात कर रहे हैं। तो जब हम RNN को अनफोल्ड करते हैं तो, और अगर मैं इस न्यूरॉन्स की बात करूं तो ये न्यूरॉन्स एक्चुअली यहाँ पर इस वे पर डायग्रामेटिक व्यू पर रिप्रेजेंट करेगा, जिसके डायग्राम पे आप देख रहे हो कि हमारे पास ये डायग्राम यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन 10H को इस्तेमाल कर रहा है। So as we have already discussed in about the activation function in machine learning course and deep learning course के activation function 10H -1 से +1 के दरमियान वैल्यू को हैंडल करता है, और इनके दरमियान वैल्यू भी होती है इस तरह से 0 भी होती है, तो वो इस दरमियान वैल्यू को सजेस्ट कर रहा होता है, वेयर द XT इज़ द इनपुट एंड HT इज़ द आउटपुट। तो आप देख रहे हैं कि प्रीवियस वाला जो हमारा स्टेट है वो इसके लिए दोबारा से इनपुट बन रहा है, और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों मर्ज हो रहे हैं, ये और ये, और मर्ज होने के बाद ये 10H से पास होता है, और उसके बाद सजेस्ट किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए कि -H पे है तो -1 पे है तो इसे कहाँ जाना चाहिए, और +1 पे है तो कहाँ जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसकी एक छोटी जिफ इमेज से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मैंने अपने इस RNN को एक नेक्स्ट वर्ड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, तो हमने सबसे पहले अपने वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे जो सेंटेंस लिखा, दिस इज़ अ कैट एंड डैश इज़ अ गुड पैट एनिमल, हेयर द डैश विल बी फिल बाय द वर्ड कैट, ओके। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने वर्ड्स को वेक्टर में फिल किया, और वेक्टर में फिल करने के बाद हमने अपने तमाम न्यूरॉन्स जो कि RNN पे फीड करवाया है, तो जो नेक्स्ट वर्ड सीरीज़ के रिस्पेक्ट से वो प्रेडिक्ट करेगा वो कैट करेगा। तो ये इसकी प्रॉपरली वर्किंग एग्जांपल है कि हाउ द RNN वर्क अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बिहेवियर एंड वर्किंग। तो अगर आप इस पर मोर क्लियरली देखें इसको, तो इस जिफ इमेज के अंदर और बेहतर तरीके से बताया जा रहा है कि हमारे पास जो 10H था वो हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन है, HT हमारे पास एक हिडन स्टेट है, HT+1 जो T-1 के साथ ही ये प्रीवियस स्टेट को कर रहा है, और HT हमारा इनपुट है, जबकि ये जो एरो है दिस पार्ट ये कॉन्कैटिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट है और उसके बाद जो प्रीवियस स्टेट है वो दोनों यहाँ पर आकर ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद वो 10H एक्टिवेशन फंक्शन से होने के बाद HT के फॉर्म पर न्यू स्टेट के लिए इनपुट बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ों पे यही चीज़ दिखाई जा रही है कि वो प्रीवियस वाले के लिए आगे जाकर एज अ आउटपुट है और नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट बन रहा है। तो व्हाट अबाउट दी LSTM and GRU? तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ LSTM, तो LSTM एंड GRU वर क्रिएटेड एट द सोल्यूशन टू लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला था जिसकी वजह से हम अब डेटा को लॉस कर रहे थे, उस चीज़ की सोल्यूशन के लिए ही LSTM बनाया गया। दे हैव इंटरनल मैकेनिज्म कॉल्ड गेट्स दैट कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसमें एक मैकेनिज्म मौजूद है जो गेट्स के फॉर्म पर है, जिसको गेट कहा जाता है, और ये गेट क्या कर रहा होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा होता है कि किस इंफॉर्मेशन को किस तरफ जाना चाहिए या किस तरफ नहीं। तो लिहाजा सबसे पहले जो हमारे पास ये RNN है, इसको हम वेलेना RNN भी कहते हैं, ठीक है, जो सिंपल हमारा RNN है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो सोल्यूशन है वो है LSTM का, जो यहाँ पर मैंने विजुलाइज किया हुआ है। इस LSTM को अगर आप मोर क्लियरली देखें तो
एडवांस वर्जन है RNN का, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 10H था, यहाँ पर हमारे पास सिग्मॉइड 3 है और 2 हमारे पास 10H फंक्शन है, विच मीन दिस वन एंड दिस वन, वेयर द रेड कलर इज रिप्रेजेंट द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ये इनपुट गेट है, ठीक है, ये मेमोरी गेट है जो डेटा को होल्ड करेगा लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि ये मेमोरी गेट जो है वो RNN के अंदर मौजूद नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर फॉरगेट गेट है जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर हमारे पास जो प्लस साइन है वो पॉइंट वाइज एडिशन है, यहाँ पर डेटा को कॉन्कैटिनेट किया जाएगा, नीचे भी बताया गया है एरो कॉन्कैटिनेशन के लिए। और इसी तरह से फर्दर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस साइन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जो यहाँ से इनपुट को पास होने के बाद इस मेमोरी सेल से मल्टीप्लाई कर रहा है और आगे जाकर नेक्स्ट के लिए आउटपुट बना रहा है। इसी तरह से जो GRU है, यहाँ पर कुछ इंटरनल बिहेवियर चेंज हुआ। जिस तरह से LSTM के अंदर चीज़ों को हैंडल करने के लिए डिफरेंट जगहों पर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किया गया, GRU के अंदर थोड़े से इसको एडवांस किया गया और इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर दी गई, ठीक है। तो LSTM की वर्किंग अगर हम मज़ीद एम्फेसाइज मैनर पे देखें तो फॉरगेट गेट था हमारे पास, ये एरिया सेल स्टेट कहलाता है, ये जो स्टेट लाइन है दिस वन, ठीक है, ये सेल स्टेट है जो मेमोरी के तौर पर आपके डेटा को रिजर्व रखता है। बल्कि और उसके अलावा जितने भी इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट हैं वो इनपुट को लेने के लिए और आउटपुट को कंटेन करते हुए प्रोसेस करने के बाद दूसरे सेल को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके ज़रिए से हम इंटरनल बिहेवियर इसका देख रहे हैं कि काफ़ी देर तक डेटा को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रख रहा है एज़ कम्पेयर टू द वनीला एंड सिंपल RNN विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल। तो अकॉर्डिंगली इसके हवाले से फिर हमें एट लास्ट ये चीज़ें पता चलती हैं कि LSTM एज अ सोल्यूशन ऑफ द फ्यू पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट द प्रीवियस हिडन स्टेट एंड द करंट इनपुट गेट कॉन्कैटिनेटेड वी विल इट्स कंबाइन, यानी जो पहले और प्रीवियस वाले इनपुट स्टेट थी, आउटपुट स्टेट थी और नया जो इनपुट है वो दोनों को कॉन्कैटिनेट किया जाता है, उन्हें कंबाइन किया जाता है। कंबाइन गेट फीड इनटू द फॉरगेट लेयर, द लेयर रिमूव नॉन रेलिवेंट डेटा। जब उसको हम फॉरगेट गेट से गुजारते हैं तो वो क्या करता है, जो भी नॉन रेलिवेंट डेटा होता है वो उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द activation function. A candidate layer is created using combine. The candidate hold possible value to add to the cell state. जो भी possible value होती है वो cell state पे चली जाती है जो टॉप पर मौजूद थी. Combine also get feed into the layer input layer. The layer decide what data from the candidate should be added to the new cell state or not. यानी उसके बाद से जो इनपुट लेयर पर फीड किया गया वो डिसाइडर डेटा होता है कि कैंडिडेट डेटा की कौन सी चीज़ों को न्यू स्टेट पे हमें रखने की ज़रूरत है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिग्मॉइड सेल और एक्टिवेशन फंक्शन और 10H एक्टिवेशन फंक्शन. आफ्टर कंप्यूटिंग द फॉरगेट लेयर, कैंडिडेट लेयर एंड द इनपुट लेयर, the cell state is calculating using those vector and previous cell state. The output is then computed. Point wise multiplication, the combine the output and the new states give us the new hidden state. यानी जब वो तमाम चीज़ों को ऐड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, ये मल्टीप्लाई सेल, तो हमें क्या मिलता है एट लास्ट, वो प्रीवियस स्टेट मिलता है जो हमें यहाँ से मिलकर आ रहा था. यानी एक न्यू स्टेट यहाँ पर हमें मिल जाती है जो दूसरे वाले सेल को ज्वाइन करेगी. तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सेल है जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, और ये हमारा वो एडिंग सेल है जो हमारे डेटा को यहाँ पर ऐड कर रहा है, जो कि सेल के साथ से और या फिर इसी तरह से 10H से गुजरने के बाद हमें यहाँ पर मिल रही है. तो इस तरह से हमने जाना कि LSTM क्या है और उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, और वो किस तरह से वनीला आउटपुट से या वनीला RNN से हमें एक न्यू स्टेट या न्यू बिहेवियर पे लेकर आता है, जहाँ पर हम अपने डेटा को एक सस्टेन मैनर पर कंटेन कर पाते हैं और एक न्यू स्टेट पे जाने के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट करवा पाते हैं. लेट्स सी द बेसिक डिफरेंसेस. वनीला न्यूरल नेटवर्क RNN विच मीन हमने पहले देखा, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी देखी, और बिल्कुल अगर आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी विच मीन LSTM को बखूबी समझ चुके हैं तो आप गेटेड रिकरेंट यूनिट विच मीन GRU को बड़े पॉसिबली आसान मैनर पर समझ सकते हैं. सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन जो पाइपलाइनिंग यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो थोड़ा सा चेंज है, और इस चेंज होने की वजह से ही दूसरे काइंड पर इसको GRU कहा जाता है, जिसका इंटरनल बिहेवियर LSTM से ज़रूर मैच है, लेकिन पाइपलाइन को चेंज करके यहाँ पर वैल्यू की हैंडलिंग जो है वो LSTM से चेंज रखी गई है.
So the key difference between a GRU and LSTM is that a GRU has 2 gates, reset and update gates. तो हमारे पास 2 गेट्स होते हैं GRU में, whereas an LSTM has 3 gates, namely input, output and 4 gates. तो यहाँ पर 3 गेट हैं, GRU में 2 हैं. GRU train faster and perform better than LSTM on less training data. जब हमारे पास कम ट्रेनिंग डेटा होता है तो हम GRU का इस्तेमाल करते हैं, और जब ज़्यादा होता है तो हम LSTM का इस्तेमाल करेंगे. इफ़ यू आर डूइंग लैंग्वेज मॉडलिंग, नॉट श्योर अबाउट अदर टास्क, ठीक है, अगर आप लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो GRU का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत दूसरे के. लेकिन नॉट श्योर अबाउट द अदर टास्क, इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस के विच टाइप ऑफ द डेटा एंड हाउ मच इट्स क्लीन. ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है कि आपके पास जो इनपुट डेटा है वो कितना क्लीन है और आप किस तरह से उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. GRU और सिंपलर एंड थर्स easier to modify, for example adding new gates in case of the additional input to the network. It's just less code in journal. LSTM should theory in remembering long-term sequences than GRU and outperform them in tasks requiring modeling long distance relation. But in the simple word, the 3 type of the recurrent neural network all about working on the sequences of the data. बट उसके बाद हमने जाना कि वैनिला के अंदर कैपेबिलिटी डेटा को सस्टेन करने की कम थी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ने उसकी जगह ली. और उसके बाद हमने देखा कि जब हमारे पास लेस डेटा हो ट्रेनिंग के लिए तो हम किस तरह से बाय यूजिंग रीसेट एंड अपडेट गेट ऑनली, जहाँ पर GRU में 2 गेट है, उसके ज़रिए से हम अपने मॉडल को एक रोबस्ट मैनर पर ट्रेन करके उसे यूज़ कर सकते हैं. और यही इसका बेसिक डिफरेंस था. फिर भी अगर आप तफसीलन इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अभी स्टार्टिंग पे ही जिक्र किया कि हमने वहाँ पर तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रखा है. आप यूट्यूब चैनल पर आने के बाद यहाँ पर डीप लर्निंग के कोर्स पर वीडियो नंबर 30 से ऑनवर्ड देख सकते हैं, तो आपको इंडिविजुअली और बेहतर तरीके से इसका हवाले से पता चलेगा कि GRU क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है. तो इस वक्त हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल करते चलें कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क LSTM या GRU को पढ़ने की वजह ये है कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग सम की टेक्स्ट डेटा, जहाँ पे कॉर्पस ऑफ डेटा होगा हमारे पास, और उसके ज़रिए से हम टेक्स्ट जनरेट करेंगे कि नेक्स्ट सीक्वेंसेस ऑफ डेटा पर नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ डेटा की क्या हो सकती है. लिहाजा हम अब कोलैब पर चलते हैं और कोलैब पर कोशिश करेंगे कि सेपरेटली फर्स्ट पार्ट को हम हैंडल करें कि हम किस तरह के डेटा को हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से टेक्स्ट को जनरेट कर सकेंगे. तो लेट्स गो टू द कोलैब. ओके, सो नाउ आई एम ऑन कोलैब. By using Colab, so the first the video based on the text process, cleaning the text and then tokenize the tag and create the sequences. Then we will train our model by using Keras, and then we will predict the next sequences of the data based on the input text. So the first chunk of the code is normally used for uploading any kind of the file from the local machine. That is a specifically code for the Colab. Then I have already written here. So the first using this chunk of the code to upload the file. तो मैंने सबसे पहले इस चंक ऑफ कोड को अपलोड करने के लिए एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैं अपनी फ़ाइल को यहाँ से अपलोड करूँगा जो कि डेस्कटॉप पे मौजूद है. डेस्कटॉप पर आने के बाद हमने मूवी डेक, ठीक है, ये एक 4 चैप्टर्स की फ़ाइल है, इसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया जिसमें एक कॉर्पस ह्यूज अमाउंट ऑफ द कैरेक्टर्स पर हमारे पास टेक्स्ट फाइल मौजूद है. इस फाइल को हमने इंपोर्ट किया. अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ और इस मेथड का पर्पस क्या है कि एक्चुअली इस फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं अपनी फ़ाइल को रीड फॉर्मेट पे ओपन कर सकूँगा, जिसका नाम मूवी डेक 4 चैप्टर्स है, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर अपलोड कर चुका हूँ. तो ये रीड फाइल का मकसद ये है कि हम इसे अपने फ़ाइल के लिए ओपन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो चंक ऑफ कोड मैंने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो फाइल मैंने कोलैब के बिल्टन कोड के ज़रिए से अपलोड की है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी फ़ाइल है और /n के ज़रिए से इनको सेपरेटली लाइन पर ब्रेक किया गया है और ये पूरी फाइल यहाँ पर हमें दिख रही है. उसके बाद हमें ज़रूरत क्या है कि हम स्पेसी के ज़रिए से इंग्लिश सिंटैक्स को यूज़ करके इसमें से पार्सर, टैगर और NER को इग्नोर करें, क्योंकि उसकी अभी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है. अभी हमारा फोकस है वो इस चीज़ पर है कि हम अपने इस टेक्स्ट डेटा को RNN के ज़रिए से ट्रेन करें और उसके बाद नेक्स्ट प्रेडिक्ट करवा सकें, जो कि इस चैप्टर 4 पर मौजूद है. तो हमने डिसेबल किया 3 चीज़ों को. उसके बाद हम यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर जब हम इस लेंथ को यूज़ करेंगे, यानी हम अपने चैप्टर्स के तमाम कंटेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो वो लिमिट क्रॉस करेगा इस एक स्पेसिफिक लेंथ पे. तो हमने एक स्पेसिफिक यूनिट लिखी हुई है, आप इसको टेस्ट करने के लिए डिफरेंट यूनिट वैल्यू लिख सकते हैं कि इस रेंज से ज़्यादा कैरेक्टर्स या टेक्स्ट उसमें मौजूद नहीं है. यही वजह है कि यहाँ पर max NLP.max लेंथ लिखी गई है. तो सबसे पहले मैंने अपने इस
फाइल को एग्जीक्यूट किया NLP को, विच मीन अपना इंस्टेंस रेडी किया। उसके बाद यहाँ पर सेपरेट पंचुएक्शन के नाम से एक मेथड है। सेपरेट पंचुएक्शन का मेथड यहाँ पर या फंक्शन बनाने की ज़रूरत है इस बात पे कि हम अपने होल डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे पास फाइल मौजूद है दिस फाइल, इसमें से जितने पंचुएक्शन साइंस हैं, स्लैश एन या स्पेशल करैक्टर, उन तमाम को इग्नोर करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने सेपरेट पंचुएक्शन बनाया और उसके बाद अपनी फ़ाइल को कॉल करके उसी फंक्शन के पैरामीटर पे कॉल करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड देन फाइनली यूजिंग द वेरिएबल डी टू सेपरेट द डेटा एंड सेव इनटू द वेरिएबल टोकन्स। तो उस कोड को भी हमने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद अगर मैं अपने टोकन वेरिएबल को देखूं तो हमारे पास वो तमाम कैरेक्टर्स जो पहले हमारे पास एक ह्यूज जाइंट स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे मौजूद थे, अब वो एक सेपरेटली टोकन्स के फॉर्म पर आ चुके हैं, क्योंकि हमने जितने भी उसमें स्लैश एन या फिर पंचुएक्शन साइन मौजूद थे हमने उसको इग्नोर करवा लिया। और एट लास्ट हम उसकी लेंथ देखें अगर टोटल कैरेक्टर्स की, तो इस वक्त हमारे पास 214712 का काउंट मौजूद है इन 4 चैप्टर ऑफ डेटा सेट में। तो पहला काम हमने यहाँ पर ये किया कि हमने सबसे पहले सीक्वेंस बनाने से पहले टेस्ट प्रोसेस किया और उसके बाद हम क्लीनिंग की तरफ मौजूद हैं कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग का पहला प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा कि हम अपने टेक्स्ट में से पंचुएक्शन साइन को कैसे इग्नोर करवा कर उसके टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेंथ देखी। अब हम अपने सीक्वेंसेस की तरफ चल रहे हैं। सीक्वेंसेस पे जाने के से पहले मैं बताते चलूँ कि एक्चुअली हमें करना क्या है। हम करना ये चाह रहे हैं कि हर एक 25 कैरेक्टर्स को रीड करवाने के बाद हम नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन? लेट्स सी द एग्जांपल। तो इस वक्त मैंने स्नैपिंग टूल से एक स्नैप लिया और हमारे पास एक कॉर्पस ऑफ डेटा है जिसमें n नंबर ऑफ दी वर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने अपने ट्रेनिंग स्टेट पर या सीक्वेंसेस स्टेट पर बिफोर क्रॉस अप्लाइंग या न्यूरल नेटवर्क अप्लाइंग से पहले हमने कहा कि हमारे पास जो भी नेक्स्ट प्रेडिक्शन वर्ड होगी तो उनमें से हम एक स्मॉल चंक ऑफ कोड लेंगे या स्मॉल चंक ऑफ स्टेटमेंट लेंगे जो कि 25 कैरेक्टर पर बेस करेगा। और इस 25 वर्ड्स के ज़रिए से हम 26 लेटर या 26 कैरेक्टर प्रेडिक्ट करवाएंगे कि 26 लेटर क्या होना चाहिए। आप इस साइज़ को अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के रिस्पेक्ट से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर 25 प्लस लिया, जिसके ज़रिए से हमें नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट होगा, जिसको हम क्रिएट सीक्वेंस ऑफ टोकन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जब मैंने टोकन पे ब्रेक कर लिया तो हमने एक टोकन लेंथ वेरिएबल बनाया जिसमें 25 + 1 करके हमने ट्रेनिंग वर्ड रखे हैं। फिर हमने टेक्स्ट सीक्वेंसेस के लिए एक लिस्ट क्रिएट किया है। फिर हमने फॉर का लूप बनाकर यहाँ पर एक लेंथ ग्रिप करने की कोशिश की है कि जब हम सीक्वेंसेस चलाएंगे तो जो भी हमारे पास सीक्वेंसेस बनकर लेयर्स पे आएंगे 25 कैरेक्टर के, 25 कैरेक्टर के या n नंबर ऑफ़ कैरेक्टर के, तो उन लेयर्स को हम लिस्ट के फॉर्म पर एक जगह सेव करेंगे और उसके बाद उन सीक्वेंसेस के बेस पर ट्रेनिंग के बाद उसके ज़रिए से हम 26 कैरेक्टर या 27 कैरेक्टर प्रेडिक्ट करवा सकेंगे। यही वजह है कि हमने यहाँ पर सीक्वेंसेस के अंदर तमाम सीक्वेंस को ऐड करवा दिया है। तो ये बात हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हम इसके नेक्स्ट चंक ऑफ कोड पे जाएंगे। तो पहले तो मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि सीक्वेंसेस, ये जो टेक्स्ट सीक्वेंस वेरिएबल है, ये टाइप क्या है इसका। तो मैंने टाइप देखा तो हमें एक लिस्ट मिली। अगर आप इस लिस्ट को देखो तो इसमें डिफरेंट नंबर्स की क्या हो सकते हैं, इंडेक्सिंग हो सकती है, क्योंकि हमने अपने टोकन्स को, जिसमें 2147 एक ह्यूज क्वांटिटी पर टोकन्स मौजूद थे, उसको हमने डिफरेंट सीक्वेंसेस लिस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। इसके इंडेक्स नंबर अगर 1 को मैं रीड करवाऊँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डिफरेंट यहाँ पर वर्ड्स मौजूद हैं जो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर। और अगर आप इसे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 25। तो दीज ऑल आर द काउंट ऑफ 25 और उसके अंदर हमने एक 1 ऐड करवाया हुआ, तो वो ऊपर टॉप पर वैसे ही मौजूद है। तो इस चीज़ को प्रॉपर्ली एक सेंटेंस फॉर्म पर लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त वो एक लिस्ट फॉर्म पर है, तो हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड के साथ एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जॉइंट लगा हुआ है सीक्वेंस 1 में, सीक्वेंस 2 में, सीक्वेंस 3 में। और इसके ज़रिए से जब तुम इसे डिस्प्ले करवाओगे तो आप देखोगे कि आपका पूरा सेंटेंस यहाँ पर प्रॉपर्ली वे पे डिस्प्ले हो गया, जो पहले अलग अलग टोकन्स में आ रहा था। सिमिलरली फॉर द इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, एंड इफ़ यू सी द length of the text sequences, how many sequences or text sequences are there, so you can use the length method here, and by using there are 2 1 4 6 8 9 text sequences। तो इतने लेंथ है हमारे पास जो एक जाइंट स्ट्रिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में हम कामयाब हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंसेस भी बन गई और हमारी स्ट्रिंग भी क्लीन हो चुकी है, जो ओवरऑल हमारा टेक्स्ट डेटा था, और टोकनाइज भी हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और उस पर जाकर देखेंगे कि हम सीक्वेंसेस पे मज़ीद
किस तरह से कैटेगोरिकल डेटा अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट किस तरह से कर सकते हैं, और स्प्लिट करने के साथ ही साथ हम उसे ट्रेनिंग या टेस्टिंग में किस तरह से अप्लाई करने के बाद एट लास्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी। वीडियो हमारी लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इस पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं प्रैक्टिकल बताने से पहले कुछ थ्योरेटिकली नॉलेज आपसे ज़रूर शेयर करूं, जिसमें हमने जाना कि न्यूरल नेटवर्क क्या है और आरएनएन न्यूरल नेटवर्क में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से वर्क करता है। वो चीज़ें जानने के साथ साथ हमने कुछ एलएसटीएम और आरएनएन को ब्रीफली जाना। आई डिडंट से कि हमने तफसीलन जाना। तफसीलन के लिए आप मेरे डीप लर्निंग के कोर्स को ज़रूर विजिट करें, जहाँ पर आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर हमने एक मोडीडिक 4 चैप्टर्स के टेक्स्ट डेटा को यहाँ पर हैंडल करते हुए 3 बेसिक प्रोसेस किए कि हमने उसको प्रोसेस किया, क्लीन किया और टोकेनाइज करके सीक्वेंसेस में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फर्दर वर्क करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच।